साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं साथियों। और साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और प्रश्नों के साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प आपका डी हो जाएगा साथियों, यानी कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी साथियों अब बात करता हूं मैं कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, इसके द्वारा हमारे लिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी साथियों। और साथियों जो आपको पता होना चाहिए कि जो 1773 से लेकर के 1858 तक का समय था वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में रहा। और साथियों 1858 से 1947 तक हमारे भारत में शासन ताज का शासन रहा, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन, क्राउन का शासन, ब्रिटेन की महारानी का शासन हमारे देश में रहा था, आपको पता होना चाहिए। और साथियों अब बात करते हैं हम, ये तो उस समय का उच्चतम न्यायालय था। अगर हम वर्तमान न्यायालय की बात करें, यानी कि आज के न्यायालय की स्थापना, यानी कि आज के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे भारत देश में कब हुई थी, तो साथियों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी साथियों। और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है इसकी बैठक कब हुई थी साथियों, तो इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी साथियों। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है साथियों हमारा, वो नई दिल्ली में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों, जब इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे थे। और इस मुख्य न्यायाधीश के 3 अन्य सहायक न्यायाधीश थे, यानी कि नंबर उनमें कौन सा है, नंबर 1 है आपका लेमेस्टर थे, एक थे आपके चैम्बर्स, एक थे आपके हेड, यानी कि 3 अन्य न्यायाधीश थे। और साथियों अगर मैं बात करता हूं आपसे कि हमारे जो 1950 26 जनवरी 1950 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था आज़ादी के बाद में, तो साथियों उस समय सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे साथियों ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात। अब बात करते हैं हम कि जो कलकत्ता में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, पहले हाई कोर्ट कौन से थे, यानी कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, तो 1862 में कलकत्ता में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। नंबर 1 था उनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय, नंबर 2 था मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय, और 3 था बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय साथियों। और बात करते हैं साथियों चौथा कौन सा था, तो साथियों आपको विकल्प दिख रहा है, एक विकल्प नंबर बी 1866 साथियों। तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी और यह भारत का चौथा हाई कोर्ट था साथियों इस प्रश्न की जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार भारत में कब समाप्त किया गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार का एकाधिकार भारत में कब समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी कि 1813 के एक्ट के द्वारा इस एकाधिकार को, भारत में से व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन साथियों भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था वो बना रहा। ठीक है साथियों,
अब बात करता हूँ साथियों, जो 1813 का चार्टर यानी 1813 का एक्ट था, उसमें और क्या क्या बातें की गई थी साथियों। तो साथियों, इस एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई थी साथियों। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और प्रश्न कह रहा है आपका कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम में भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था साथियों। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में ताज का शासन था, यानी कि क्राउन का शासन था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि जो 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, तो प्रश्न पूछता है कि जो साथियों 1858 का एक्ट था उसमें भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। किसका? भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको समाप्त कर करके भारत वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया था। तो पूछता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो साथियों, कौन थे पहले वायसराय? आपके कैनिंग थे, और 1857 की क्रांति के समय भी यही कैनिंग थे साथियों। जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भी भारत के वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको जवाब देना है कि भारत के पहले भारत सचिव कौन थे साथियों? कौन थे भारत के पहले भारत सचिव कौन थे? देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि जब संविधान सभा की बैठकें बतौर विधायिका होती थीं तब उनका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि जब संविधान सभा की बैठकें बतौर विधायिका होती थीं तब उनका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन थी? जीबी मावलंकर थे साथियों। जब संविधान सभा की बैठकें बतौर विधायिका होती थीं तब उनका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? जीबी मावलंकर होते थे साथियों। अब साथियों, हमेशा याद रखेंगे इसमें एक विकल्प दिया है आपका क्या, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इनके बारे में बात करें तो साथियों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। और साथियों, ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बने थे और 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे साथियों। और साथियों, इनको 1962 में ही भारत रत्न प्रदान किया गया था साथियों। लेकिन जब 1962 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था तो उस समय ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे साथियों। अब सही साथियों, बात करते हैं हम, इसमें विकल्प है आपका जीबी मावलंकर। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर इनको पूरे नाम से जाना जाता है। और साथियों, इनके बारे में बात करें तो यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीबी मावलंकर थे वो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे साथियों। और साथियों, इनको ही दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अब साथियों, आपको इसमें एक विकल्प दिख रहा है, विकल्प सी, कि गोपीनाथ बारदौली साथियों। अगर इनकी बात करें तो साथियों, ये गोपीनाथ बारदौली असम के पहले सीएम थे साथियों, यानी कि असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। और साथियों, इन्हीं के प्रयासों से असम को भारत में शामिल किया गया था साथियों। इन्हीं के प्रयास हुए थे जब भारत में असम राज्य को शामिल किया गया था साथियों। अब बात करते हैं साथियों, इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें साथियों तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे साथियों। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों। और कब से कब तक रहे थे? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे साथियों। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं
तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 93 यानी कि अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है साथियों। अब साथियों बात करता हूँ, इसमें एक विकल्प दिया है आर्टिकल 89 यानी कि आर्टिकल 89। तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति होते हैं इनके बारे में आर्टिकल 89 में चर्चा की गई है। वहीं इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको 98 यानी कि 98 में किसकी चर्चा की गई है, तो संसद सचिवालय की चर्चा आर्टिकल 98 में की गई है साथियों। वहीं इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है कि आर्टिकल 99, अगर 99 की बात करें तो संसद सदस्य की शपथ के बारे में, जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी शपथ के बारे में जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 99 में की गई है साथियों। अब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि एक आर्टिकल है आपका 79। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा की गई है कि हमारे भारत की एक संसद होगी, इसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। वहीं एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा, हमारे भारत में एक राज्यसभा होगी, उसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। वहीं एक आर्टिकल है आपका 81, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। वहीं एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 83। तो आर्टिकल 83 में संसद की अवधि कितनी होगी इसकी चर्चा की गई है। वहीं एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 87। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति अभिभाषण का मतलब क्या होता है, जब साथियों संसद का गठन होता है यानी कि संसद सत्र होते हैं, तो संसद के सत्र के प्रारंभ में जो अभिभाषण होता है, भाषण होता है, राष्ट्रपति का पहला भाषण होता है, उसको हम अभिभाषण के नाम से जानते हैं साथियों। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि गाजा पट्टी विवाद किन दो देशों के मध्य है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो गाजा पट्टी जो विवाद है यह दो देशों के मध्य है। कौन कौन सी वो दो देश हैं साथियों? इजराइल व फिलिस्तीन, ये दो देश हैं जिनके मध्य गाजा पट्टी विवाद हुआ है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा है साथियों, यानी कि उसके चारों ओर स्थल ही स्थल है, पानी यानी कि जल नहीं है। तो बताइए ऐसा कौन सा देश है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों यह है आपका कौन सा, विकल्प बी सही हो जाएगा। 4 देश है साथियों जो स्थल से घिरा हुआ है। अब साथियों बात करता हूँ मैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अन्य जो देश हैं उनकी साथियों जो उनकी राजधानी साथियों, जैसे एक देश है आपका मोरक्को। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी साथियों रबात है साथियों। वही नाइजीरिया की पूछूं तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। वहीं इथियोपिया की पूछूं तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है साथियों। वहीं घाना की पूछूं तो घाना की राजधानी अंकारा है। और वहीं पूछता हूं आपसे कि जो युगांडा है उसकी राजधानी क्या है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला है साथियों। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प 1 हो जाएगा। यानी कि जो साथियों मेघालय राज्य है उसकी सीमा केवल एक राज्य के साथ में लगती है, और वो राज्य कौन सा है साथियों, वो राज्य है आपका क्या, केरल असम साथियों। जो मेघालय राज्य है उसकी सीमा केवल असम के साथ में लगती है साथियों। अब बात करता हूँ मेघालय की। अगर मेघालय की राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी साथियों आपकी शिलांग है। और साथियों जो शिलांग राजधानी है ये भारत की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक है साथियों। यानी कि जो शिलांग राजधानी है मेघालय की वो भारत की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक है। अब साथियों मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो हमारा देश है, भारत का जो नक्शा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है साथियों। अगर मैं उत्तरतम बिंदु की बात करता हूं तो ये आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। कौन सा साथियों, उत्तरी स्थल कौन सा है आपका, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है। वहीं आपसे पूछूं कि पूर्वी स्थल कौन सा है, तो पूर्वी स्थल आपका साथियों
किवितु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किवितु। अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो साथियों दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। वहीं आपसे पूछूं कि साथियों कि जो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है साथियों? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 773 साथियों, यानी कि 773 साथियों। अब बात करता हूं साथियों कि अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों, तो अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपका लेह है, जो लद्दाख में स्थित है साथियों। कहाँ? लद्दाख में। अब साथियों आपसे पूछता हूं कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला साथियों माहे है। क्या? माहे, जो कि पुडुचेरी में स्थित है और यह 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी साथियों। यानी कि जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है साथियों। अब साथियों बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो पूछता है एग्जाम में कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है साथियों? तो साथियों जो नर्मदा नदी है वो आपकी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है साथियों। और साथियों इस नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है साथियों। और अगर मैं नर्मदा नदी के अन्य नाम की बात करूं तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अब साथियों मैं आपसे पूछता हूं कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक है आपकी नर्मदा, एक है आपकी ताप्ती और एक है आपकी लूनी नदी साथियों। अब साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं साथियों उनमें एक है सिंधु नदी, एक है आपकी नर्मदा नदी, एक है आपकी ताप्ती नदी और एक है आपकी माही नदी, एक है आपकी साबरमती नदी, एक है आपकी मांडवी नदी और एक है आपकी साथियों ज्वारी नदी साथियों। अब साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत में लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों? तो सबसे बड़ी नदियों की बात करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे आती है साथियों गंगा नदी, जिसकी लंबाई, गंगा नदी की लंबाई साथियों हमेशा याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आती है आपकी गोदावरी नदी, और साथियों गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है साथियों। और हमेशा याद रखेंगे साथियों जो गोदावरी नदी है इसी को ही यही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? गोदावरी नदी है। और अगर भारत की नदियों में पूछे तो दूसरे स्थान पर आती है गोदावरी नदी लंबाई की दृष्टि से, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है साथियों। वहीं बात करते हैं तीसरी नंबर की नदी कौन सी है, तो तीसरे नंबर पर आती है आपकी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई साथियों लगभग 1400 किलोमीटर है साथियों। वहीं अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आती है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई साथियों 1375 किलोमीटर है साथियों। और वहीं बात करें नर्मदा नदी की तो लंबाई की दृष्टि से भारत में नर्मदा नदी 5वें स्थान पर आती है, जिसकी लंबाई साथियों 1312 किलोमीटर है साथियों जो मैं प्रश्न आपके लिए करा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्लीज़ प्रश्नों के साथ साथ इसका जो विश्लेषण है, जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से तैयार करना है साथियों। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि त्वरण की इकाई क्या है साथियों, यानी कि त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। तो अगर मैं त्वरण के मात्रक की बात करता हूँ साथियों तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा मुझे बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, यानी कि त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है साथियों। अब बात करता हूँ साथियों जो त्वरण होता है वो क्या होता है साथियों।
तो त्वरण प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच का जो अंतर होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? त्वरण कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच का जो अंतर होता है उसको त्वरण कहा जाता है साथियों। अब साथियों मैं बात करता हूँ, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कि आप अपनी बाइक पर जा रहे हैं और आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है साथियों, और अचानक से आपने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया और 40 से आपने उसकी स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। जैसे ही आपने उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं तो स्पीड को बढ़ाने के बीच में जो अंतर लगा है साथियों, यानी कि 40 से 60 का जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है स्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंदन। अब ऐसे ही साथियों जब आप बाइक पर जा रहे होते हैं और आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अचानक से आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर लेके आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? यानी कि घटती हुई स्पीड को क्या कहते हैं? मंदन कहा जाता है, और बढ़ती हुई स्पीड को क्या कहा जाता है? स्पंदन कहा जाता है साथियों। पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। अब साथियों मैं आपसे बात करता हूं कि अन्य मात्रक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि वेग का मात्रक क्या होता है, मुझे बताइए वेग का मात्रक क्या होता है? तो हमेशा याद रखेंगे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है साथियों। वहीं आपसे बात करता हूं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, बताइए। तो ऊर्जा का मात्रक हमेशा याद रखेंगे जूल होता है साथियों। वहीं आपसे मैं बात करूं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है साथियों। वहीं मैं आपसे बात करूं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है साथियों। और इसी को एंगस्ट्रॉम को ही 10⁻⁻10 मीटर के नाम से भी साथियों जाना जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि जहाज़ों में क्या नापने के लिए इकोलोशन, यानी कि जहाज़ों में क्या नापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि जहाज़ों में क्या नापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि जो इकोलोकेशन होता है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहा जाता है आपका बायो सोनार साथियों। क्या? बायो सोनार। ठीक है साथियों, बायो सोनार साथियों। क्या? बायो सोनार के नाम से इसको जाना जाता है। अब साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका सी हो जाएगा। यानी कि जहाज़ों में जो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है वो पानी की गहराई नापने के लिए किया जाता है साथियों। अब साथियों हमेशा आपसे पूछता है कि जो सोनार होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? हमेशा याद रखेंगे सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साथियों। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साथियों। वहीं साथियों आपको एक शब्द की और फुल फॉर्म पूछता है कि रडार की फुल फॉर्म पूछता है आपसे। किसकी? रडार की, RADAR। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग साथियों। क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग साथियों। अब साथियों जो इकोलोकेशन है इसका उपयोग तो पानी की गहराई नापने के लिए किया जाता है। वही साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो एनीमोमीटर होता है इससे क्या मापा जाता है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे सिस्मोग्राफ से आपको भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एपिडोस्कोप का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो जो सिनेमा के चित्र होते हैं उनको मापने में आपको एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है साथियों। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि मैनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे मैनोमीटर का उपयोग गैस का घनत्व मापने में किया जाता है। वहीं आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि बैरोमीटर का उपयोग
क्या मापने में किया जाता है? तो हमेशा याद रखेंगे बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आपकी परीक्षा के लिए डायरेक्ट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को एक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए साथियों। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप साथियों कि बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है साथियों, यानी कि बल बटे त्वरण क्या होता है साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प साथियों सी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान होता है। यानी कि बल बटे त्वरण क्या होता है साथियों, द्रव्यमान होता है साथियों आपको पता होना चाहिए जो बल का यानी कि बल का जो दूसरा नियम है वो क्या क्या, गति का जो दूसरा नियम है साथियों, जो गति का दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि F बराबर ma। तो साथियों इसको न्यूटन का नियम भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है और गति का दूसरा नियम भी है साथियों कि F बराबर ma होता है साथियों। जब मैंने रखा F बराबर ma साथियों, यानी कि F बराबर मैंने रखा ma, यानी कि F बराबर ma रखा साथियों और नीचे क्या आपका त्वरण है साथियों, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका m बचेगा। और m को किससे जानते हैं, m का मतलब क्या होता है kg होता है साथियों और kg का मतलब द्रव्यमान होता है। और साथियों अगर इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा केवल साथियों क्या होती है, m होती है साथियों। क्या होती है साथियों, केवल m इसकी विमा होती है साथियों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं साथियों, यानी कि इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो जाता है साथियों। तो हमें इसका सही उत्तर बताइए। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा कि एल्यूमिनियम है साथियों जो विद्युत का चालक है साथियों। अगर बात करें साथियों इसमें चीनी मिट्टी दिया है, ये विद्युत का चालक नहीं होता है साथियों। वहीं अभ्रक की बात करें ये भी विद्युत का चालक नहीं होता है, ना ही कांच में से विद्युत का प्रवाह होता है साथियों। और साथियों एक आपका पदार्थ होता है पीवीसी, क्या साथियों पीवीसी होता है। अगर मैं तेल की बात करता हूँ इसमें भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और साथियों वार्निश का मतलब क्या होता है, जो पॉलिश वगैरह होती है वार्निश, इसका भी प्रयोग नहीं होता है साथियों, इसमें भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है साथियों। अब साथियों आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, हमेशा याद रखने लायक बातें हैं। जो एल्यूमिनियम होता है साथियों इसमें से तो विद्युत का प्रवाह हो जाता है। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सी धातु हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एजी का मतलब होता है साथियों चांदी। और आपका एयू का मतलब होता है सोना में से विद्युत का प्रवाह होता है। और आपका साथी सीयू का मतलब क्या होता है कॉपर, इसमें से भी विद्युत का प्रवाह साथियों हो जाता है। अब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ और एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने गया प्रश्न है साथियों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, यानी कि एजी होता है साथियों। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है साथियों, यानी कि सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो एसिड होते हैं हमारे, यानी कि जो अम्ल होते हैं, उन सभी अम्लों में हाइड्रोजन सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है साथियों, यानी कि सभी एसिड में क्या पाया जाता है साथियों, एसिड पाया जाता है। अब साथियों कौन कौन से एसिड होते हैं हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि आपका कौन सा HCl होता है एक आपका, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। एक आपका कौन सा होता है HNO3 होता है आपका, क्या होता है HNO3 भी होता है। और साथियों एक आपका क्या होता है H2SO4, क्या H2SO4 भी क्या होता है। ये सभी क्या होते हैं साथियों, अम्ल होते हैं और इन सभी में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन उपस्थित रहता है साथियों ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और साथियों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए आती रहेगी साथियों यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों सपोर्ट कीजिए। मैं लगातार आपके लिए यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो परीक्षा है आपकी फरवरी माह में संभावनाएं होने की साथियों, तो तब तक मैं आपके लिए लगातार प्रश्नों की जीएस के प्रश्नों की सीरीज लाता रहूँगा साथियों। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की प्रैक्टिस के प्रश्न भी, हिंदी के लिए प्रैक्टिस
के प्रश्न भी मैं आपके लिए लाता रहूं, यानी कि हिंदी की प्रश्न भी मैं आपके लिए लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए और विश्लेषण के साथ मैं हिंदी के प्रश्न भी आपके लिए लाऊंगा साथियों। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और साथियों मिलते हैं एक अगली वीडियो में साथियों। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।